Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss the depreciation. Depreciation with reference to the property, plant and equipment. And what is depreciation? Rather depreciation. It is a process of allocating to expense the cost of a plant assets over its useful life. Allocating to expense, इसमें जो अहम तरीन बात है जो कि हाईलाइटेड है कि एसेट की एक कॉस्ट है, एसेट की एक वैल्यू है, उसको एलोकेट किया जाता है। डेप्रिसिएशन जो है इसके अंदर हम जो है उसकी टोटल कॉस्ट को एक मखसूस तरीके से जो कि हम पढ़ेंगे, मेथड्स को देखेंगे, उससे उसकी टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया जाता है एक ख़ास टाइम पीरियड के ऊपर, डिवाइड कर देने से और कन्वर्ट कर दिया जाता है एक एक्सपेंस से। सो process of allocating to expense the cost of a plant assets over its estimated useful life in a rational and a systematic manner. So it is a process of cost allocation, not asset valuation. इसके अंदर कॉस्ट एलोकेट की जाती है। एलोकेट करने का मतलब मैं आपके साथ अभी शेयर कर चुका हूँ कि एसेट की कॉस्ट को डिवाइड कर दिया जाता है एक खास टाइम पीरियड के अंदर। इट अप्लाइज टू लैंड इम्प्रूवमेंट्स, बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट। याद रहे कि ये लैंड पे डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं होती क्योंकि लैंड की कीमत में कमी नहीं होती एज अ रूल। Depreciable because the revenue producing ability of the asset will decline over the estimated useful life of the asset. तो depreciable क्यों होता है? Depreciation कीमत में कमी, वैल्यू में कमी क्यों होती है एक एसेट के? उसका जवाब ये है कि एसेट से मकसद हमारा क्या होता है कि उसकी रेवेन्यू अर्न किया जाए। रेवेन्यू अर्निंग एबिलिटी जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ कम होती चली जाती है, लिहाजा हम उसको कहते हैं उसकी कीमत में कमी आ जाती है। और मैं आपके प्रीवियस नॉलेज से इसको रिलेट करना चाह रहा हूँ आखिरी पॉइंट कि एज सुन एज एसेट इज यूज्ड अप इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंस। तो ये आपको रूल याद है डेफरल्स में, प्री पेमेंट्स में, तो ये डेप्रिसिएशन इसी तरह का एक एक्सपेंस है, उसी नहज पे ये चलेगा। जैसे आपको याद है कि आप बात करते थे करंट एसेट्स के लिए, तो करंट एसेट्स में क्या था, सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, सप्लाईज क्रेडिट, तो उसी नहज पे वो करंट एसेट था, ये नॉन करंट एसेट है। लेकिन लॉजिक वही है कि एसेट जैसे जैसे यूज़ होता चला जाता है उसकी वो एक्सपेंस में कन्वर्ट होता चला जाता है, खर्चे में कन्वर्ट होता चला जाता है। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ कॉस्ट एलोकेशन। शॉर्ट क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ cost allocation. It is not a valuation, not cash accumulation, and nor it is an appraisal. This is a very beautiful depiction and description of the depreciation process. And first of all, there is a cost, all expenditure necessary to acquire the asset and make it ready for intended use. ये आपके सामने on the extreme left hand side, ये आपके सामने ट्रक है, एसेट है, लॉन्ग टर्म एसेट है, नॉन करंट एसेट है। तो ये आपने परचेज कर लिया एक ऑर्गेनाइजेशन ने, इट विल बी यूज फॉर अ स्पेसिफिक यूजफुल लाइफ से 7 years 8 years, एंड आफ्टर दैट एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से मुराद ये है कि जिसके अंदर ये सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो एक्टिविटीज़ सर अंजाम देगा, उसके रेवेन्यू अर्निंग की कैपेबिलिटी एबिलिटी को जो है वो मेंटेन करेगा, उसको रेवेन्यू अर्न करने में मदद देगा। एंड एट एंड ऑफ दैट यूजफुल लाइफ इट इज़ सेल्वेज वैल्यू, जो उसकी बकाया जो उसकी कीमत रह जाती है पुराना हो जाने के बाद, 8 साल फॉर एग्जांपल गुजर जाने के बाद एसेट जो है, ट्रक जो है, जितने में आप ओपन मार्केट में फ़रोख्त कर सकते हैं इजीली, उसको सैल्वेज वैल्यू कहते हैं। और ये एक एस्टिमेट ही होता है। ऑब्वियसली इफ़ वी आर प्रेजेंट इन 2020 and it is going to be used up to 2028, so it is an estimate that it will be sold out in 2028 in that much amount. So it is an estimate of the assets value at the end of its useful life. एक ये हेल्पफुल हिंट ले लें कि आपको पता है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है इसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहली बात ये है कि ये एक जो है एडजस्टिंग एंट्री के तौर पे रिकॉर्ड होता है, ये आपको बताता चलूँ। और उसके बाद फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता है ये, और प्री पेमेंट्स या डेफरल की कैटेगरी में ये आता है। इस कैटेगरी में आता है तो फिर एक्सपेंस डेबिट किया जाता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को
क्रेडिट किया जाता है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस गोज टू इनकम स्टेटमेंट, एक्सपेंसेस जो है वो इनकम स्टेटमेंट में चले जाते हैं, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो प्लांट एसेट या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के एसेट में से जो है वो डिडक्शन के तौर पे आ जाता है। Here are methods for calculating depreciations, and there are so many other methods as well, but we are going to discuss three of them. So first of all is the straight line method, units of activity method, or declining balance method. So first of all, we will be using straight line method, and one thing to be mentioned is that the most frequently used method is declining balance method. So let's move on to our methods. Available data is that assets cost is 13,000 euros and expected residual value is 1,000 euros. Yani at the end of its estimated useful life of 5 years, we are in a position to sell it in 1,000 euros. इस ट्रक को हम इसकी estimated useful life के end पे 1,000 euros में फरोख्त करने के काबिल होंगे। और आपके कोड डाटा भी प्रोवाइड कर दिया गया है कि दैट इट विल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन माइल्स, यानी कि ये अपनी पूरी लाइफ के दौरान तकरीबन 1,00,000 जो है मील ट्रेवल कर सकता है। तो ये हमें हेल्प करेगा 100,000 माइल्स जो हैं सेकंड मेथड के अंदर, यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी के अंदर, और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ हमें बता दी गई है। लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट मेथड विच इज स्ट्रेट लाइन मेथड। इंटरेस्टिंगली सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड जो है यहाँ पे मौजूद एक वैल्यू जो कि 5 साल इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है, यहीं से आप जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड यहीं से स्टार्ट हो जाता है। वो कैसे? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 साल है, तो इसका मतलब है कि इसकी टोटल जो वैल्यू है वो 5 साल पे डिवाइड की जाएगी। तो इसकी डेप्रिसिएशन के लिए एक रेट हम आइडेंटिफाई करते हैं। डेप्रिसिएशन का एक रेट होता है स्ट्रेट लाइन मेथड में जो कि हर साल अप्लाई होता है। तो 5 साल इसकी वैल्यू, तो हर साल कितनी वैल्यू इसकी यूज़ अप होगी, एक्सपेंस में जाएगी, दैट इज़ 1/5। 1/5 को अगर आप परसेंटेज में देखें तो इट इज़ 20%। तो अगर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है तो उसको 1/5 करें और परसेंट में कन्वर्ट करें, तो दैट इज़ द रेट फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड। और वही स्ट्रेट लाइन मेथड का जो रेट है वो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में इस्तेमाल होता है। और ये बहुत सिंपल है, यही चीज़ आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि इट्स कैलकुलेशन आर वेरी सिंपल। तो ये कुछ आसान सी चीज़ें हैं जो कि याद रखना ज़रूरी है। और स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर एक्सपेंस जो है हर साल एक जैसी अमाउंट होती है, जैसे कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया कि 1/5 डेप्रिसिएशन इज़ द सेम एज दैट फॉर 5 ईयर्स। तो एक और इसमें टर्म याद रखने की है, डेप्रिसिएबल कॉस्ट, डेप्रिसिएबल अमाउंट। तो जो कॉस्ट जिसमें आपने परचेज किया है, कॉस्ट लेस सैल्वेज वैल्यू, जितने में आप इसको प्रूफ कर पाएंगे, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू डेप्रिसिएबल अमाउंट और डेप्रिसिएबल कॉस्ट। सो डेप्रिसिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दें उसके एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ में, तो एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट आ जाती है। ये स्ट्रेट लाइन मेथड में कैलकुलेशन करने का तरीका है। इसका मैंने एक और आसान तरीका आपको ये बताया कि वही जो डिवाइड बाई 5 है, इसके बजाय हमने उससे एक रेट कैलकुलेट कर लिया, उस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू कैलकुलेशंस। डेप्रिसिएबल अमाउंट इज 12,000 यूरोस, रेट 20%। जैसे मैंने आपसे कहा 2,400 यूरोस जो है उसको मल्टीप्लाई किया, एनुअल एक्सपेंस आ गया। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर एडजस्टिंग एंट्री आप करते चले जाएंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,400 से आपको नज़र आ रही है। बुक वैल्यू इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। बुक वैल्यू जो है लफ्ज़ का क्या मतलब है? बुक वैल्यू से मुराद ये है कि आपकी किसी ख़ास तारीख को, December 31 फॉर एग्जांपल, लास्ट डेट ऑफ अ ईयर को आपकी एसेट की कॉस्ट कितनी है आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एक ख़ास एसेट कितनी अमाउंट पे खड़ा है, कितनी अमाउंट पे वो स्टैंड कर रहा है आपकी बुक में। बुक से मुराद बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपके लेजर आता है, आपके लेजर में आपके एसेट आते हैं, एसेट की कॉस्ट आती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आती है। तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपकी जो वैल्यू है आपके एसेट की वो 10,600 है आफ्टर डिडक्टिंग 2,400। तो सबसे पहली चीज़, आपकी एसेट कॉस्ट कितनी है? 12,000 यूरोस, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस हुई तो बुक वैल्यू आ गई 10,600। तो स्ट्रेट लाइन मेथड हो या कोई और मेथड हो, उसके अंदर ये
डेप्रिसिएशन टेबल्स जो हैं बनाना पड़ती हैं। इसको डेप्रिसिएशन शेड्यूल्स भी कहते हैं। तो दिस इज स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन शेड्यूल, इलस्ट्रेशन के अंदर आपको शो हो रहा है। 17 में यही काम किया। और फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये हमने पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ कि एडजस्टिंग एंट्रीज की 3 मेन कैटेगरीज हैं, प्री पेमेंट्स, अक्रूवल्स एंड वैल्यूएशन ऑफ सम एसेट्स। उसमें ये प्री पेमेंट्स के हवाले से आपके सामने एज सुन एज एसेट इज यूज्ड अप इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्सपेंस, तो ये उस कैटेगरी से एक्सपेंस डेबिट होते हैं हमेशा। और दिस इज कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर दिया। अगले तमाम सालों में भी यही होगा सेम अमाउंट, लेकिन सिर्फ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है एक्यूमुलेट होती चली जाएगी, ऐड होती चली जाएगी। 17 की और 18 की ऐड हो गई 4800, और उसको 12,000 में से माइनस किया 4800 को, तो 8200 आ गया। इसी तरीके से आप ये टेबल 5 ईयर्स के लिए कंप्लीट कर लें। दैट इज so at the end of you can see 2021 accumulated depreciation is 12,000 and book value is 1,000। तो तमाम जो है वो एक चीज़ इसमें बहुत अहम जो नोटेबल है वो ज़रा इसमें आप सुनते चले जाएं और उसमें मिस्टेक होने का भी खतरा है। वो ये है कि जो डेप्रिसिएशन है उसकी जो रेट लगाया जाता है 20% का जो रेट लगाया जाता है वो डेप्रिसिएबल कॉस्ट पे लगाया जाता है। 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 20%, 2400 आ गया। लेकिन जो बुक वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी वो एसेट की जो कॉस्ट है जितने में आपने उसको परचेज किया है 13,000, तो 13,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2400, ये माइनस करके 10,600 आ जाता है। और उसके बाद फिर आप उसमें कंटिन्यूसली 13,000 में से 4800 माइनस किया एंड सो ऑन। एट द एंड ऑफ द टेबल 2021 में जो उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है उसमें से जब आपने 13,000 में से 12,000 को माइनस किया तो 1,000 जो है वो बुक वैल्यू बच गई है। तो इसमें मिस्टेक होने का ये खतरा है कि आपने ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ये डेप्रिसिएबल कॉस्ट में से माइनस नहीं करनी, एसेट की टोटल कॉस्ट में से माइनस करनी है विच इज़ 13,000। तो ये क्लियर करना ज़रा ज़रूरी था, अदरवाइज इसमें मिस्टेक होने का खतरा है। समटाइम्स ये सिनेरियो पेश आता है कि एसेट जो है वो इन द मिडल ऑफ द ईयर परचेज किया जाता है, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पे ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल ईयर जो है ऑब्वियसली जनवरी से फर्ज करें स्टार्ट होता है, तो जनवरी की बजाय एक एसेट जो है वो अप्रैल 1 को परचेज किया गया, यानी कि 3 महीने उस फाइनेंशियल ईयर में से गुजर चुके हैं। तो पहले साल में फिर डेप्रिसिएशन कैसे रिकॉर्ड होगी, तो उसका आसान तरीका ये है कि डेप्रिसिएबल कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया उसके रेट के साथ, तो एनुअल एक्सपेंस आ गया। तो उस पहले साल में चूंकि वो एसेट हमारे पास 9 मंथ्स रहा है तो 9/12 की फ्रैक्शन से उसको मल्टीप्लाई किया, तो इस साल की डेप्रिसिएशन 1800 आ गई। और इसी तरीके से ये 3 मंथ्स जो है अगर 17 में 9 मंथ्स यूज़ हुआ है तो बकाया 3 मंथ्स जो है वो इसकी लाइफ 2022 तक जाएगी और ये 3 महीने वहाँ पे चार्ज होंगे। तो ये 1800 2017 में और 600 2022 में, और ये मिलके 2400 वाली जो है एक्सपेंस हो गया, उसमें जो है अमाउंट में कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ा। तो ये पिछली टेबल में इसको थोड़ी सी एक्सटेंशन ये इस तरह से की जा सकती है कि अगर एसेट जो है वो किसी दरमियान में साल के दरमियान में अगर परचेज किया गया हो तो उसके लिए भी ये ट्रीटमेंट मौजूद है। दूसरा मेथड जो डेप्रिसिएशन का मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ दैट इज़ डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। और इसमें वर्ड डिक्लाइनिंग क्यों इस्तेमाल होता है ये अभी हम थोड़ी देर में जब इसकी टेबल बना रहे होंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें लफ्ज़ है डिक्लाइनिंग क्यों इस्तेमाल होता है। इसको एक्सेलरेटेड मेथड भी कहते हैं। और हेयर डिक्रीजिंग एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ओवर द एसेट्स यूजफुल लाइफ। यस, यही वजह है कि हर साल वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की अमाउंट जो है वो कम होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड और डिक्रीजिंग बैलेंस मेथड। आमतौर पे इसमें सिंप्लिसिटी ये होती है कि स्ट्रेट लाइन मेथड का रेट को मल्टीप्लाई किया जाता है ट्वाइस या थ्राइस या व्हाट्सोएवर।
मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो मसलन अगर हम उसे डबल डिक्लाइनिंग कहेंगे तो 200% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समटाइम्स इट इज़ 150% ऑफ द स्ट्रेट लाइन मेथड, तो वो 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो here we are for the illustration are taking that assuming that this is double declining balance। तो डबल डिक्लाइनिंग का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन मेथड को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड का रेट आ जाता है। तो उसके ज़रिए एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो चार्ज होती है। स्ट्रेट लाइन मेथड से इसका एक बहुत मेजर डिफरेंस ये है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन जो होता था वो चार्ज होता था डेप्रिसिएबल अमाउंट के साथ। डेप्रिसिएबल अमाउंट को हम मल्टीप्लाई करते थे और मसलन इसी इलस्ट्रेशन में हमने उसको 12,000 से मल्टीप्लाई किया था 20% को, बट इधर बुक वैल्यू जो होगी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा 40% को, तो दैट वुड बी द एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस $5,200। तो अब इसकी टेबल की तरफ आते हैं। तो बिगिनिंग बुक वैल्यू 13,000। तो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में बुक वैल्यू से स्टार्ट होता है, जबकि स्ट्रेट लाइन के अंदर डेप्रिसिएबल अमाउंट से स्टार्ट होता है। मल्टीप्लाई किया 40,000 40% से 5,200 एनुअल एक्सपेंस आ गया, एक्यूमुलेट कर दिया, बुक वैल्यू आ गई। रिमेंबर बुक वैल्यू उसी तरीके से कैलकुलेट होनी है, यानी बिगिनिंग बुक वैल्यू 13,000 में से माइनस करना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इन द सेम वे दूसरा डिफरेंस जो है वो आपके सामने जो लेके आ रहा हूँ वो ये है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा 20% जो था वो डेप्रिसिएबल अमाउंट से मल्टीप्लाई होता था, सेम वैल्यू आती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एट द एंड ऑफ द टेबल 2017 में बुक वैल्यू जो है इट इज़ 7,800 यूरोस। तो हमने इस वैल्यू को उठाना है एंड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर लेके आ जाना है। बिगिनिंग बुक वैल्यू ऑब्वियसली इज 7,800 यूरोस, उसको 7,800 को मल्टीप्लाई करना है 40% से, और एनुअल एक्सपेंस 3,120 है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि जो पहले साल की डेप्रिसिएशन है वो ज़्यादा होगी अगले आने वाले हर साल से। तो हर पिछले साल की डेप्रिसिएशन हर पिछले साल की डेप्रिसिएशन अगले साल से ज़्यादा होगी, हर आने वाले साल की डेप्रिसिएशन अपने पिछले साल से कम होगी। तो एक्यूमुलेट करते चले जा रहे हैं। ये 2018 में बुक वैल्यू आ गई, इस 4680 को उठा के हम 19 में लेके आएंगे, दिस वुड बी बिगिनिंग बुक वैल्यू, और इस तरह से ये टेबल कंप्लीट होता चला जाएगा। और इंटरेस्टिंगली एट द एंड ऑफ द 2021 हमारी जो डेप्रिसिएशन होगी वो एक्यूमुलेट होके डेप्रिसिएबल अमाउंट के इक्वल आ जाएगी, दैट इज़ 12,000। और वी हैव टू arrange a situation that accumulated depreciation should be equal to 12,000, so that we might get the book value of 1,000, which is the salvage value at the end of the table। तो हमें ये 1,000 यहाँ पे एंड पे चाहिए होगी, लिहाजा हम आखिरी साल में कैलकुलेशंस करने पे 1685 1685 को अगर आप 40% से मल्टीप्लाई करें तो ये एग्जैक्टली 685 नहीं भी आता है, लेकिन जो कुछ भी आता है 674 आता है, नीचे आप देख सकते हैं। लेकिन आपने उसको जो है टोटल अमाउंट को 1685 माइनस 1000 करना है, और माइनस करने से 685 जो आएगा वो एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट को चार्ज कर देना है। Now let's move on to the partial year assumption that an asset has been purchased on 1st April of a specific year, that was 2017, and it means the asset remained with us for 9 months. So first year we will be calculating the declining balance method, double declining balance method depreciation in the same way, which comes out to be 5,200 जैसे कि पिछली टेबल में आया था। लेकिन चूँकि हमने कहा कि वो हमारे पास 9 मंथ्स रहा है तो 9/12 करके हमने उसको जो है मुकम्मल जो वैल्यू है उसको 9/12 की फ्रैक्शन में रिड्यूस करके करंट ईयर एक्सपेंस कर दिया, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में वो बढ़ता रहा। इसी तरीके से 3 महीने जो रह गए थे वो 2022 में चले गए, और कैलकुलेशन करने से अगर कुछ फ़र्क भी आ जाता है तो हम उसमें वो वैल्यू प्लग कर देंगे जो कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें 5 साल के अख्ताम पे 12,000 चाहिए और सैलवेज वैल्यू 1,000 चाहिए। So dear students, that's all for now regarding the
डेप्रिसिएशन मेथड्स। इसमें जो है मैंने आपके साथ दो मेथड्स शेयर किए हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। तो इंशाल्लाह in the next lecture we will be discussing a few other aspects of the property, plant and equipment inshallah. Till then, Allah Hafiz.